जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि हम यूपी पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं वो फुल्ली फ्री है। यूट्यूब पर मैं चला रहा हूं। यूपी पुलिस के लिए जितने भी सिलेबस हैं उन सभी के सेपरेट प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं, जिसमें आज पहला प्रैक्टिस सेट मैं हिंदी का लेकर आ चुका हूं और मैं सेलेक्टेड हूं। आप लोगों को सिलेक्शन पार कराऊंगा। इस थीम से मैं चल रहा हूं, तो मेरे ऊपर आप लोग विश्वास करिए और यूट्यूब से मेरे आप लोग जो है लगातार कंटेंट जितना भी अपलोड हो रहा है उसको आप पढ़ते जाइए। उतने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमें पता है क्या कंटेंट डिलीवर करना चाहिए, किससे आपका सिलेक्शन होगा हमें पता है। तो चलिए ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट है तो उस हिसाब से आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम और एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आए। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो गौ का अर्थ नहीं है या गौ का पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा है? तो जो इंद्रिय होता है ये भी गौ का है, गज जो होता है ये भी गौ का ही है, गाय जो होता है वो तो होता ही इसका मतलब। लेकिन एक ही ऑप्शन है, जब तीन ऑप्शन आपके सही हैं, गौ का ही शब्द है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला ऑप्शन ऐसा है जिसका गौ का अर्थ नहीं है। उसके बाद क्या है? निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणा देने वाली क्रिया कौन सी है? प्रेरणा देना कैसा होता है? जैसे इसमें क्या होगा आपका? पढ़ाना। पढ़ाना कोई प्रेरणा देना नहीं है। बदलना भी कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है। चलना तो हर कोई चलता है, ये प्रेरणा देने वाली चीज नहीं है। लेकिन किसी को जगाना, ये नींद से जगाने वाली बात नहीं है। ये नींद से जगाने वाली बात नहीं है। ये उसकी लाइफ में उसको जगाना, उसको मोटिवेट करना, ये एक प्रेरणा वाला काम है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अमित मतलब क्या होता है? अधिक और किसी में है अधिक हो जाएगा। और अमित, ये जो अमित है इस वाले का अमित का मतलब होता है अधिक, और अमित का मतलब क्या होता है आपका? हो जाएगा शत्रु। ये हो जाएगा अधिक या बहुत। उसके बाद क्या हो जाएगा? अधिक का मतलब, अमित का मतलब शत्रु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये अमित का मतलब अधिक या बहुत, और उसके बाद जो अमित, ये वाला अमित होता है उसका मतलब होता है शत्रु। ठीक है, चलिए इसका भी देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चरण कमल यानी श्री हरि कृष्ण का जो है उनके चरणों की तुलना कराई जा रही है। किससे? कमल के फूल से। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जब किसी चीज की तुलना कराई जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने। थोड़ा सा उधर कट रहा है, उसको मैं बता दूंगा क्या है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, मतलब होती तो, मतलब ये वाली बात आ रही है कि होती तो मतलब इसके ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश होती तो मतलब इसके ऊपर डिपेंड है कि अगर बारिश होती तो सूखा नहीं पड़ता। यानी एक कार्य पे जब दूसरा कार्य क्या हो? निर्भर हो, तो ऐसे वाले में क्या होता है? हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाता है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप क्या होगा? सबसे शुद्ध जो होगा, अगर चारों ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करके आप देखिएगा तो एलिमिनेट करने से आपका सही हो जाएगा। वह एक महिला विद्वान थी। ठीक है, वह एक महिला विद्वान थी। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब उसके बाद क्या है? विदुषी महिला थी वह। विदुषी महिला थी वह, ये भी सही नहीं है। वह उसका लास्ट में हो गया। वह एक विद्वान महिला थी। अब इन दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों वाले में वह एक विद्वान महिला थी और यहाँ पे क्या है? विद्वान महिला थी, एक विद्वान महिला। तो इन दोनों में से कोई नहीं है। वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। यही एक जो है क्या शुद्ध रूप है। वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जितने भी सब्जेक्ट यानी जितने भी भाषा का आपका नाम रखा गया, उसमें जितने भी भाषा शामिल हैं उन सभी को क्या मिलता है? आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कुछ अगर कट रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, मैं बता दूंगा। चलिए, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान हो? उत्तर पद प्रधान हो
किंतु प्रथम पद जो है, उत्तर पद मतलब बाद का पद जो होता है, बाद का पद, बाद का पद क्या हो, प्रधान हो, किंतु प्रथम पद जो है, प्रथम पद वो द्वितीय पद की क्या हो, विशेषता बताए, विशेषता बताए। तो उसमें क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कर्मधारय समास होता है तब जब आपका क्या हो, बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो। बाद वाला प्रधान, जैसे कि नील कमल, तो कमल की क्या की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके तो वो तो एकदम सिंपल सा है, अतुलनीय, अतुलनीय, एक सिंपल सा है, कोई ऑप्शन ना पढ़ने की जरूरत है इसमें। ई उ किस प्रकार के स्वर हैं, किस प्रकार के स्वर हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये समृद्ध स्वर है। जैसे हम ऊ बोल रहे हैं ना, तो हमारा मुंह का जो आकार बन रहा है ना, वो समृद्ध बन रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समृद्ध। इन सभी में क्या हो रहा है, समृद्ध का आकार बनता है, हमारे होठों का, हमारे होठों का समृद्ध आकार बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समृद्ध स्वर बोलते हैं। गो शब्द, देखो वहां भी गो शब्द आया था, यहाँ भी गो शब्द का वचन, गो शब्द क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, गो शब्द आपका एक वचन है कि बहुवचन है, उसको कैसे हम पता करेंगे, जो गो होती है ना, वो गाय की बात कर रही है, तो गायों की बात की जा रही है, तो अगर खाली गाय बोला जाए तो वो सिंगुलर होगा, और जब गायें बोला जाए तो वो अब प्लूरल होगा, यानी बहुवचन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, खाली गो बोला गया है, जब गो बोला गया तो ये एक वचन होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं टिकता है या नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बड़ी फेमस है, बहुत सारा फेमस है, एकदम सिंपल सा था ये जो प्रश्न है। ये जो प्रैक्टिस सेट हमने लाया है, इस प्रैक्टिस सेट में जो 2024-25 में इसके पहले जो भी एग्जाम हुए उनमें से हमने क्या किया है, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को उठाया है, अलग अलग प्रैक्टिस सेट से एक जगह इकट्ठा कर लिया है। पहला प्रैक्टिस सेट था तो थोड़ा सा सिंपल वाला प्रैक्टिस सेट हमने दिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है, कौन सा कारक है भाई, अनुज की किताब मेज पर है, अनुज की किताब क्या है, मेज पर है, तो इसमें क्या होता है, जो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला जो होता है ना, उस वाले से जो आता है वो किसमें आता है, संबंध कारक जो आता है ना, संबंध कारक का जो होता है, संबंध में क्या आता है, का की के जो आता है वो किसका होता है, संबंध कारक होता है, जो कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला पूरा आप अगर एक बार ट्रिक याद कर लीजिएगा तो उससे आपका कभी भूलेगा नहीं। ये जो तरीका है ये सबसे बेसिक तरीका है और सबको मैक्सिमम यही काम आता है। ठीक है, तो संबंध कारक में क्या क्या होता है, तो डायरेक्ट हम समझ जाएंगे, संबंध कारक में क्या होता है, का की के होता है, तो इसमें से अनुज की बुक की बात किया है, इसलिए क्या होगा, इसमें संबंध कारक होगा, यानी जो बुक है वो अनुज से संबंधित है, ये संबंध के बारे में दर्शाया जा रहा है। मंदिर और मंदिरा, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, उपर्युक्त युग्म वाला कौन सा ज्यादा उपयोग में आता है, वैसा युग्म बताना है। जो मंदिर है ना, मंदिर मतलब क्या होता है, देवालय, जहाँ पे क्या रहते हैं, भगवान रहते हैं, और मंदिरा, एक मदिरा होता है, एक मंदिरा होता है, मदिरा मतलब तो शराब वाला होता है, लेकिन मंदिरा जो होता है वो अश्वशाला, यहाँ पे घोड़ा रहते हैं। ठीक है, अश्व, यहाँ पे घोड़ा रहते हैं, तो देवालय और अश्वशाला, इन दोनों का सही अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक शब्द या सीधा पर्यायवाची कह लो। ठीक है, अचल का क्या मतलब है, अचल, अचल मतलब जो एकदम चलता ही ना हो, जो एकदम स्थिर हो, तो इसमें कौन सा है, पर्वत हो गया और कोई भी स्थिर वाला। ठीक है, पर्वत हो गया, इस टाइप से कोई भी जो चीजें होती हैं जो स्थिर रहती हैं उसके बारे में पूछ रहा है। अचल मतलब जो चलता नहीं हो, जो स्थिर रहता हो, उसे ही क्या कहते हैं हम, अचल। तो पर्वत और स्थिर की जो बात की जाए वही वाला ऑप्शन सही होगा। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, व्योम हो जाएगा इन ऑप्शनों में। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये क्या है, हेड और मास्टर, ये दो शब्द अलग अलग हैं, हेड और मास्टर, तो किसी में किसी चीज को जोड़ के बनाया गया है, तो मूल शब्द क्या है आपका, मास्टर है, मास्टर में आपका जो है हेड जोड़ दिया गया है। और उपसर्ग का क्या मतलब होता है, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। तो प्र से प्रत्यय आ रहा है ना, तो प्र मतलब पहले नहीं आएगा, ये समझना, प्र से प्रत्यय आ रहा है लेकिन प्र से पहले नहीं आएगा, प्रत्यय जो आएगा वो बाद में आता है, और उपसर्ग क्या होता है, पहले होता है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की जब बात करें तो जो पहले आ जाएगा उप हो जाएगा, यानी पहले होगा। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, हेड जो हो आपका वो क्या हो जाएगा, इसका
प्रयोग किया गया है इसमें, यही क्या है आपका उपसर्ग है। चलिए इसको देखते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु, ये एकदम फेमस टाइप की है, अगर 10 एग्जाम आप देखेंगे तो 10 में से आपको 7 में लगभग ये वाला मिल जाता है, के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? किस सम्मान से सम्मानित किया गया भाई? इसके लिए जो ये भाषाएं होती है ना, उनमें क्या मिलता है, इस वाले में मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम के लिए क्या होता है, कुछ शब्दों को आप याद कर लीजिएगा ना कि वो शब्द, वो वर्ड, कुछ वर्ड को याद कर लीजिएगा कि वो वर्ड जिन शब्दों में आ जाता है वो क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं, अगर वो न रहे तो वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम की बात कर रहा है तो आग क्या है, आग जो है तद्भव है, आसरा ये भी तद्भव है, आम ये भी क्या है, तद्भव है। लेकिन इसको आप इन एलिमिनेशन मेथड से, मतलब कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि आग क्या है, तद्भव है, आसरा क्या है, तद्भव है, आम क्या है, तद्भव है, तो बचा जो वो क्या होगा, तत्सम होगा। लेकिन अगला जो हमारा जो ट्रिक होता है वो क्या होता है कि जिन शब्दों में य ल र व आए या आधा स आए, य आए, इस टाइप के शब्द आए तो इसमें क्या है, आधा स भी आ रहा है, य भी आ रहा है, तो इस टाइप का कोई भी व आए या ल र व आए, तो इस टाइप से कोई अगर वर्ड अगर किसी शब्द में आ जाता है तो क्या होता है, तत्सम होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, श्याम को पुस्तक पढ़ती है, यह किस वाच्य में है? इसका कौन सा वाच्य है? जो श्याम को पुस्तक पढ़ती है वो क्या, इवनिंग, श्याम मतलब इवनिंग वाली बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा होगा, पुस्तक पढ़ती है मतलब ये इसका कोई कर्म कर रही है, ये जो भी है पढ़ने वाली वो क्या कर रही है, श्याम को पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, जब श्याम को पुस्तक पढ़ती है तो इसमें कोई कर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा इसमें स्वर नहीं है? तो बहुत आसान सा, सिंपल ऐसा एकदम है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, ये क्या है, व्यंजन है। प्रत्यंग, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग का मतलब क्या होता है, प्रति अंग, प्रति अंग होता है, प्रति अंग होता है। तो इसमें प्रति अंग जो मूल शब्द है इसमें प्रति लगाया गया है, प्रति पहले लगा करके तो इसको प्रत्यंग बनाया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, जब पहले में अगर कोई चीज, पहला पद जो होता है आपके मूल शब्द में जब कुछ पहले जोड़ दिया जाए, या पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद जो होता है आपका महान होता है, या पहला पद क्या होता है, मुख्य होता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, पहला पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जहां पे क्या है, प्रति में अंग लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आशिक। आशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आशिक में क्या है, प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आस इसका मूल शब्द होगा, आस इसका मूल शब्द है, इसमें इक जोड़ दिया गया है, आस इसका मूल शब्द है। इसमें कभी भी ऐसी जब बातें करें ना तो इनके मूल शब्दों को पहले ढूंढिए आप, तो कौन सा मूल शब्द रहा होगा जिससे कि कुछ जोड़ के कुछ तोड़ के कुछ बनाया गया हो। तो इसमें क्या हुआ है, आस मूल शब्द रहा, इसमें इक जोड़ दिया गया है, तो इक जोड़ दिया गया है तब ये क्या बना है, आशिक बना है। तो इक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यामा के रचयिता कौन है? यामा जो है इसके रचयिता कौन है? तो इसके लिए आपकी महादेवी वर्मा है, ये महादेवी वर्मा की क्या है, रचना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएंगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएंगी में कौन सा काल है? जाएंगी, गी जब आ जाए ना, जाएंगी, अभी इसमें बात की जा रही है, भविष्य में बात की जा रही है, लेकिन कौन सी, एकदम सिंपल वाली बात की जा रही है, प्रेरणा स्टूडियो जाएंगी, तो ये सामान्य भविष्य काल है या सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग के लिए बड़ी सिंपल सा ट्रिक है, अच्छा अच्छी की बात कर लेना, किसी शब्द को उठाना, जिस शब्द को उठाना आप अच्छा अच्छी ले लेना, कुछ ऐसे ही शब्दों उसके साथ सेंटेंस बना लेना कि जैसे मान लीजिए क्या है, रूप, रूप अच्छा है या अच्छी है, किसी के रूप के बारे में बताया जाता है ना, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, तो उसके लिए जो रूप की बात की जाएगी तो रूप हमेशा कैसा बोला जाता है, अच्छा है या अच्छी है। कभी फीमेल की भी बात की जाए या मेल की भी बात की जाए तो उसके लिए रूप के साथ हम क्या यूज करते हैं, अच्छा यूज करते हैं, रूप अच्छा यूज करते हैं। रूप के साथ जब अच्छा यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे सार, किसी चीज का जो विस्तार होता है, सार होता है, उसे सार बोलते हैं। तो किसी चीज का जो विस्तार है वो अच्छा है, कभी विस्तार को, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन को हम अच्छी नहीं बोल सकते, अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, विवाद, विवाद अच्छा है या विवाद ठीक है या अच्छी है या अच्छा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, विवाद अच्छा है
तब ये बनेगा सही सेंटेंस। विवाद अच्छी है कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आय, आय जो है, आय के साथ अगर यही सेंटेंस बनाया जाए कि आय अच्छा है या आय अच्छी है, तो चाहे किसी की भी आय की बात करी जाएगी तो क्या बोला जाएगा, आय अच्छी है, उसकी आय अच्छी है। तो इसलिए आय जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। इस वाक्य में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए क्या हो रहा है, क क क, बार बार क आ रहा है ना। तो जब किसी भी वर्ण की बार बार क्या हो, आवृत्ति हो या पुनरावृत्ति हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्धविराम कौन सा है? तो अर्धविराम क्या होता है, सभी विराम के बारे में जान जाइए आप लोग। तो ये आपका क्या होता है, अर्धविराम होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यही शुद्ध है। बाकी आपको पढ़ लीजिएगा, कोई भी शुद्ध नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा। कामायनी के रचयिता कौन है? एकदम आसान आसान सा पूछ रहा है, जो फेमस टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसा ही पूछेगा तभी आप लोग 150 प्रश्न तो कर पाएंगे, ठीक है। आपको मैथ रीजनिंग भी तो करना है, इसलिए आसान आसान से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इसमें हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, प्रसाद कट गया थोड़ा उधर है, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। अरे ये वाला जो चिन्ह है इसके बाद लग जाए, अरे उसने तो कमाल कर दिया। इसमें कौन सा ये जो चिन्ह है, कौन सा वाक्य है, इस चिन्ह से समझ जाएंगे आप। ये जो चिन्ह लगा है ये विस्मय वाचक चिन्ह है, ठीक है। तो ये विस्मय वाचक वाक्य हो जाएगा। मौन, मौन का विलोम क्या हो जाएगा? जो मौन रहता है, जो कुछ ना बोलता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसका उल्टा क्या होगा, मुखर होगा, जो हमेशा किसी के सामने कुछ ना कुछ बकता रहता हो। चलिए आपका गद्यांश आ गया कितना, 33 से 37 तक। 33 से 37 तक आपका गद्यांश आ गया। गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ने का क्या तरीका होता है, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं, लास्ट के 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं, उतने में मैक्सिमम आपको आंसर पता चलने लगता है। तो पहले एक बार क्या करना होता है कि हम गद्यांश को पढ़ने से पहले भी एक बार 1-2 प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं फटाक से, तो उससे क्या पता चल जाता है कि वो इससे रिलेटेड है कि नहीं, गद्यांश से रिलेटेड है कि नहीं है। तो उससे हमें क्या होता है, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि वो जल्दी हो पाता है। कई बार क्या होता है कि गद्यांश से रिलेटेड नहीं, गद्यांश से अलग ही उसके ऑप्शन दे दिया रहता है, जो उत्तर होता है, जो प्रश्न होता है, वो इस गद्यांश से बाहर का दे देता है। तो उस स्थिति में क्या कर देंगे, आप बिना गद्यांश को पढ़े भी 1-2 प्रश्न कर सकते हैं। इसमें 5 प्रश्न है, तो सबसे पहले एक बार हम प्रश्नों को देख लें, क्या गद्यांश से रिलेटेड है या अलग से है कुछ। बहुत बड़ा गद्यांश है, तो ये बोर्ड पे एक बार में तो आएगा नहीं। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये तो इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही, तो ये सारे आपको उसी में मिल जाएंगे। आप सीधा आप चलिए शुरू से पढ़ते शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अहिंसा खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है। नए अवसरों को समझने और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है कि गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में
आंसू हैं वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके। वो सपने भारत के लिए है, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी है। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता है क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है। समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। भारतवर्ष की जनता जिसके हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि वे आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़ें। अभी तुच्छ आलोचना वे मनुष्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। आज समय आ गया है एक ऐसा दिन जिसे नियति से तय किया था और एक बार फिर से या फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत व स्वतंत्र खड़ा है। ठीक है, इतने में आपको बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आंसर को। नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा रह गया, उसको भी पढ़ लिया जाएगा। चलिए, अभी हमने क्या बताया था कि गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था। अभी हमें जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि हमें कठिन परिश्रम करना होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ऊपर हमने जस्ट अभी पढ़ा है। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, तो इसमें क्या होता है, उसमें एक आंसू मिटाने वाली बात कही गई थी। एकदम एग्जैक्ट शब्द वहां पे नहीं मिलता है, एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं मिलता है, लेकिन कुछ चीजें तोड़ मरोड़ के यहाँ पे बन जाती हैं आपकी। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा था, आंसू मिटाने की बात कर रहा था। तो किसकी हर एक के आंख से आंसू मिटाना। ठीक है, ये जो गद्यांशकार हैं ये सभी के आंसू को मिटाना चाहते हैं, वहां पर हमने पढ़ा है। भविष्य भारतवासियों के लिए कैसा होना चाहिए? भविष्य में हमें क्या करना चाहिए? भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, वहां ऊपर ऐसी बातें कहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान, ये एकदम ऊपर मिल रहा था, विस्मृति नहीं किया। किसके? अपने आदर्शों की। ये ऊपर में ही मिल गया था। अपने आदर्शों की क्या करता है? विस्मृति नहीं करता, अपने आदर्श को नहीं भूलता है। भारत की सेवा का क्या अर्थ भाई, क्या तात्पर्य है? भारत की सेवा का मतलब है अपने नेताओं की सेवा करना। एग्जैक्ट नेताओं की बात तो नहीं किया था, लेकिन ऊपर प्रतिनिधि की बात किया था। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या होता है कि जो हमारे 37 प्रश्न होते हैं इस टाइप से हम करेंगे। अगर यही हम प्रैक्टिस में डाल के रखेंगे अपने माइंड में, तो हमारा क्या होगा कि अभी एग्जाम लगभग 1 महीने है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि इतने दिनों में मैं कम से कम आप लोगों के 20 प्रैक्टिस सेट करवा दूं सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन यही समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद। हम सेलेक्टेड हैं, आप लोगों को भी सिलेक्शन पार कराएंगे। इस थीम से आप लोगों के लिए मैं जी जान लगा दिया हूँ। आप लोग भी प्लीज़ हमारे से जुड़े रहें। धन्यवाद।